आज से पढ़ेंगे हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के बारे में आज से पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ वह सब कुछ है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। यह ठोस, तरल और गैस के रूप में हो सकता है। पदार्थ छोटे कणों, जिन्हें परमाणु और अणु कहते हैं, इससे मिलकर बना होता है। संरचना के आधार पर पदार्थ को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के कण से बने होते हैं, जिनकी संरचना स्थिर या निश्चित होती है। उदाहरण के लिए हीरा, सल्फर और टिन आदि। इसमें है पहला, तत्व। वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है और जिसे रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा है यौगिक। यह एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है, जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से बने होते हैं। उदाहरण के लिए पानी, H2O। दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिन्हें मिश्रण के रूप में भी जाना जाता है। यह दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों से बने होते हैं। उदाहरण के लिए पीतल और कांसा। पीतल Cu+Zn होता है। कांसा Cu+Sn टिन से मिला के बनता है। पदार्थ की चार मौलिक अवस्थाएं। पहला, ठोस। इसमें अस्पष्ट सीमाएं और निश्चित आयतन होता है। इसका एक निश्चित आकार होता है। बाहरी बल के प्रभाव में आने पर वे अपना आकार बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठोस के प्रकार, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला है अक्रिस्टलीय ठोस। यह समदैशिक प्रकृति, मतलब सभी दिशाओं में समान गुण रखते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। ये छद्म ठोस होते हैं। इनके घटक कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। इनका गलनांक भी तीव्र नहीं होता है। उदाहरण के लिए कांचा, तांब, रबर और प्लास्टिक आदि। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, मतलब गुण दिशा के साथ बदलते रहते हैं। इनका एक निश्चित आकार होता है। ये वास्तविक ठोस होते हैं। इनके घटक कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो है तीव्र होता है। उदाहरण के लिए तांबा, चांदी, NaCl आदि। NaCl नमक। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जो बह सकता है और अपने पात्र का आकार ले सकता है। क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर यह अचानक ठोस से द्रव में बदल जाता है। इसके बाद है गैस। गैस एक ऐसा पदार्थ है जो गैसीय या वाष्पीय अवस्था में होता है। इसका व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है। चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा एक आयनित गैस है जिसमें लगभग समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं। इसे प्रयोगशाला में गैस को अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म करके उत्पन्न किया जा सकता है। तारे प्लाज्मा के बने होते हैं। चित्र में दिखाया गया है, एक गैस है, दूसरा प्लाज्मा है। चित्र गैस और प्लाज्मा के बीच आयनीकरण और विआयनीकरण के माध्यम से परिवर्तन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे अवस्था है, अंतर आणविक स्थान है, गतिज ऊर्जा है, गति और आकर्षण बल। ठोस में अंतर आणविक स्थान निम्न होता है और इसकी गतिज ऊर्जा निम्नतम होती है और इसकी गति भी निम्न होती है और आकर्षण बल उच्च होता है। जबकि द्रव में अंतर आणविक स्थान मध्यम होता है और इसकी गतिज ऊर्जा मध्यम होती है और गति भी इसकी मध्यम होती है और आकर्षण बल ठोस और गैस की अपेक्षा में मध्यम होता है। जबकि गैस का अंतर आणविक स्थान उच्च होता है, इसकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है और इसकी गति भी गैस की गति उच्च होती है और इसका आकर्षण बल निम्न होता है। बोस-आइंस्टीन संघनन, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनन है, BEC है। यह आमतौर पर तब बनता है जब बोसान गैस को बहुत कम घनत्व पर अधिक ठंडा किया जाता है, लगभग 0 डिग्री केल्विन पर। उत्पत्ति का नाम की उत्पत्ति बोसान शब्द
भारतीय भौतिक विज्ञानी डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से लिया गया है, जिनके क्वांटम यांत्रिकी पर काम को अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1925 में आगे बढ़ाया था। खोज: डॉक्टर बोस ने 1924 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया और इसे आइंस्टीन को भेजा, जिन्होंने इस अवधारणा को और विकसित किया, और 1925 में बोस आइंस्टीन संगठन की व्यवस्था के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। बोस आइंस्टीन संगठन BEC का पहला उत्पादन 1995 में एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन ने दुर्लभ क्षेत्र गैस में रुबिडियम परमाणुओं के साथ अत्यंत कम तापमान पर पहला BEC संगठन प्रयोगात्मक रूप से तैयार किया था। 1995 में वोल्फगैंग केटरले ने बाद में सोडियम परमाणुओं को एक साथ BEC संगठन तैयार किया। इन तीनों को 2001 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन: पहला ऊर्ध्वपातन: ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उदाहरण के लिए नेफ्थलीन, सूखी बर्फ आदि। इसके बाद है निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन की विपरीत प्रक्रिया, जिसमें एक गैस बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाती है। उदाहरण के लिए सतह पर पाले या बर्फ के क्रिस्टल का निर्माण। वाष्पीकरण: किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। यह द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए नेल पॉलिश रिमूवर का वाष्पीकरण आदि। संघनन: वह प्रक्रिया जिसमें वायु में उपस्थित जलवाष्प द्रव में बदल जाती है, उसे संघनन कहते हैं। उदाहरण के लिए ओस और धुंध आदि। वाष्पीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ: जब तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब सतह क्षेत्र बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब हवा की गति बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। मिश्रण: दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की संयोजन है। मिश्रण को प्रकृति में समांगी या विषमांगी माना जाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले समांगी मिश्रण, इसकी संरचना एक समान होती है। मिश्रण के घटकों को भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से अलग नहीं किया जा सकता है। घटकों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ये एकल चरण में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए पानी और चूना का मिश्रण आदि। विषमांगी मिश्रण, इसकी संरचना असमान होती है। घटकों को भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से अलग किया जा सकता है। घटकों को नग्न आँखों से आसानी से देखा जा सकता है। विषमांगी मिश्रण ये दो या दो से अधिक चरणों में मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पानी में तेल का मिश्रण आदि। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा असमांगी मिश्रण। विलयन एक समांगी मिश्रण है जो तब बनता है जब एक या अधिक पदार्थ विलय किसी अन्य पदार्थ मतलब विलायक में घुल जाते हैं। इसकी संरचना पूरे घोल में समान होती है, अर्थात विलय विलायक में समान रूप से वितरित होता है। उदाहरण के लिए सरल में तरल मतलब पानी और स्याही, ठोस में ठोस मतलब मिश्र धातुएं, गैस में गैस मतलब वायु, ठोस में तरल मतलब चीनी और पानी, ठोस में ठोस मतलब पैलेडियम में घुलित हाइड्रोजन आदि, और गैस में तरल मतलब पानी में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड आदि। विलयन के गुण: पहला, यह समरूप प्रकृति का होता है। दूसरा, विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। यह प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है। चौथा, इसे निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। पाँचवां, यह स्थिर प्रकृति का होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। विलयन क्या होता है? विलय और विलायक को मिला के ही विलयन बनाया जाता है। विलयन के अन्य उदाहरण: पानी में चीनी का घोल ठोस और तरल घोल है। इस घोल में चीनी विलय है और पानी विलायक। एल्कोहल में आयोडीन का घोल, जिसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। इसमें आयोडीन ठोस विलय के रूप में और अल्कोहल द्रव विलायक के रूप में होता है। इस घोल का उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में भी किया जाता है। सोडा वाटर आदि जैसे वातित पेय पदार्थ गैस और तरल घोल हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड विलय है और पानी जो कि द्रव है यह विलायक है।
गैस का मिश्रण है। हवा कई गैसों का समांगी मिश्रण है। इसके दो प्रमुख घटक हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अन्य गैसें बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होती हैं। ऑक्सीजन 21% होता है और नाइट्रोजन 78% उपस्थित होती है। विलयन के प्रकार। पहला है असंतृप्त विलयन। यह एक ऐसा विलयन है जिसमें विलय की मात्रा उसके घुलने की अधिकतम मात्रा से कम होती है। संतृप्त विलयन। यह ऐसा विलयन है जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा होती है जो एक विशिष्ट तापमान पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुल सकती है। तीसरा है सांद्रित विलयन। इसमें विलायक की तुलना में विलय की मात्रा अधिक होती है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत में विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। मिश्र धातु विभिन्न धातुओं या अधातुओं का मिश्रण है जिसे भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए पीतल, कांसा और नाइक्रोम आदि। इसका संबंधित एक सवाल दिया गया है, देख लीजिएगा। इसका तो निलंबन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ असमान रूप से जुड़े होते हैं। निलंबन में विलय विलायक में पूरी तरह से नहीं घुलता है और इसके कण इतने बड़े होते हैं कि नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए निलंबन में कीचड़ वाला पानी, पानी में आटा और पानी में चाक पाउडर शामिल हो सकते हैं। निलंबन के गुण। यह विषम प्रकृति का होता है। यह प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, मतलब टिंडल प्रभाव दिखाता है, क्योंकि कणों का आकार बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसे निस्पंदन विधि से अलग किया जा सकता है। यह अस्थिर होता है क्योंकि विलय विलायक में नीचे बैठ जाता है। कोलाइड एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ दूसरे में समान रूप से बिखरा हुआ होता है। हालांकि कोलाइड नग्न आंखों से एक समान या सजातीय दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये वास्तव में विषमांगी होते हैं। कोलाइड के कणों का आकार मध्यवर्ती, मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है, जो विलयन और निलंबन के बीच होता है। कोलाइड के गुण। कोलाइड प्रकृति में विषमांगी होते हैं। यह कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कणों का आकार 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइड ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें सूक्ष्म रूप से फैले अघुलनशील कणों का एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में निलंबित रहता है। बिखरे कणों के छोटे आकार के कारण कोलाइड को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अपारदर्शिता जल के धुंधलापन या बादलपन को मापती है, जो निलंबन कणों के कारण होता है। टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश की एक किरण को कोलाइडल विलयन के माध्यम से गुजारा जाता है तो कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करते हैं और हम घोल में प्रकाश का मार्ग देख सकते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोलाइड के प्रकार। पहला परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा प्रक्षेपण माध्यम, तीसरा कोलाइड का प्रकार। इसके उदाहरण क्या है? जब द्रव और गैस मिलती है तो एरोसोल बनता है। इसके उदाहरण कोहरा, बादल और धुंध है। जब ठोस और गैस मिलती है तो एरोसोल बनता है। इसके उदाहरण धुआं, ऑटोमोबाइल्स, निकास आदि हैं। तीसरा, गैस और द्रव मिलते हैं तो झाग बनता है, इसे जैसे शेविंग क्रीम आदि। द्रव से द्रव मिलता है तो पायसन बनता है, जैसे दूध, फेस क्रीम आदि। ठोस का द्रव से विलयन सोल बनता है, जैसे एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मिट्टी आदि। गैस को ठोस मिलाने पर झाग बनता है, जैसे उदाहरण झाग, रबड़, स्पंज आदि। द्रव को ठोस मिलाने पर जल बनता है, उदाहरण के लिए जल, जेली, पनीर, मटर आदि। ठोस को ठोस मिलाने पर ठोस सोल बनता है, उदाहरण के लिए रंगीन रत्न और दूधिया, कांच आदि। मिश्रण के घटकों को अलग करने के विभिन्न तरीके। हम भौतिक विधियों द्वारा विषम मिश्रणों को उनके घटकों में अलग कर सकते हैं, जैसे निस्पंदन, हाथ से चुनना, छानना आदि। पहला है निस्पंदन। यह एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है जो
निस्पंदन का उपयोग करके मिश्रण को ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थों को अलग करती है। और हाथ से चुनना दूसरा है। दूसरा हाथ से चुनना, यह मिश्रण में पदार्थों को हाथ से अलग करने की एक विधि है जब घटक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और उन्हें उठाया जा सकता है। तीसरा है छानना। छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करने के लिए छलनी का उपयोग किया जाता है। मिश्रण के घटकों को अलग करने की अन्य विधियाँ। पहला, वाष्पीकरण। यह एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग गैर वाष्पशील और वाष्पशील पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। इसके अनुप्रयोग क्या है? इसका उपयोग स्याही से रंगीन डाई को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पानी से नमक को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पानी से चीनी को अलग करने के लिए किया जाता है। दूसरा है क्रोमेटोग्राफी। यह एक तकनीक है जिसका उपयोग उन मिश्रणों के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक ही विलायक में घुलनशील होते हैं। इसका उपयोग डाई के विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रक्त के दबावों को अलग करने के लिए किया जाता है। तीसरा है अपकेंद्रण। यह एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग घने कणों को हल्के कणों से अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्रीम से मक्खन को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गीले कपड़ों से पानी निकालने के लिए भी किया जाता है। चौथा है प्रकरण क्रीप। यह प्रक्रिया है जिसका उपयोग दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पानी से तेल को अलग करने के लिए किया जाता है। पांचवा है आसवन। इसका उपयोग दो मिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। तरल पदार्थों का क्वथनांक पर्याप्त रूप से भिन्न होना चाहिए। इसके अनुप्रयोग है। इसका उपयोग एसीटोन और पानी को अलग करने के लिए किया जाता है। आसवन के प्रकार। पहला है साधारण आसवन। इसका प्रयोग उन मिश्रित द्रव्यों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसके क्वथनांक में 25 केल्विन या 25 डिग्री से अधिक का अंतर होता है। दूसरा है आंशिक आसवन। आंशिक आसवन, इसका उपयोग उन मिश्रित पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसके क्वथनांक में 25 केल्विन या 25 डिग्री से कम का अंतर होता है। इसका उपयोग हवा के घटकों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को उसके क्वथनांक के आधार पर अलग करने के लिए भी किया जाता है। चौथा है छठवां ऊर्ध्वपातन। यह एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग ऊर्ध्वपाती घटकों को ऊर्ध्वानुपाती घटक से अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अमोनियम क्लोराइड या कपूर या नैप्थलीन को नमक से अलग करने के लिए भी किया जाता है। ठोस पदार्थों को शुद्ध करना मतलब क्रिस्टलीकरण। यह विलयन पिघले पदार्थ या गैस अवस्था में सीधे निक्षेपण द्वारा ठोस क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया है। यह ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि है। इस विधि में अशुद्ध पदार्थों को न्यूनतम मात्रा में पानी में घोला जाता है और फिर छान लिया जाता है। इसके अनुप्रयोग। इसका उपयोग पानी, समुद्री जल से नमक अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कॉपर सल्फेट से शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। आंशिक क्रिस्टलीकरण। यह घुलनशील ठोसों के मिश्रण को अलग करने की एक विधि है जिसमें उन्हें एक उपयुक्त नर्म विलायक में घोलकर फिर धीरे धीरे तापमान कम किया जाता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पहला है पदार्थ के भौतिक गुण। किसी पदार्थ के भौतिक गुण वे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कठोरता, रंग, तरलता, क्वथनांक, गलनांक, घनत्व और दृढ़ता आदि। पदार्थ के रासायनिक गुण। किसी पदार्थ की रासायनिक प्रकृति को उसका रासायनिक गुण कहा जाता है, जैसे उसका क्रम या उसकी रासायनिक संरचना आदि। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदलाव नहीं होता है, आमतौर पर परिवर्तनीय होता है। इसमें नए उत्पाद नहीं बनते हैं। कुछ परिवर्तन गर्म या ठंडा करने पर होते हैं। अणुओं के रासायनिक बंधन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है, सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं और नए उत्पाद इसमें बनते हैं। इसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। रासायनिक परिवर्तन में अणुओं के रासायनिक बंधों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
धागा धागा एक रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है क्योंकि इसे जलने के बाद फिर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि मोम एक भौतिक परिवर्तन से गुजरता है क्योंकि इसे फिर से नई मोमबत्ती बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। ब्राउनी गति यह वह माध्यम में निलंबित कणों की एक नियमित जिगजैग गति है। यह गति द्रव में अन्य तीव्र गति वाले कणों के साथ इस कणों की एक टक्कर का परिणाम होता है। इसका नाम रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1827 में इस घटना की खोज की थी। गैसों के प्रकार, पहला आदर्श गैस है, दूसरा है वास्तविक गैस है। वास्तविक गैसें कुछ अंतर आणविक आकर्षण बल मौजूद होता है, जबकि आदर्श गैसें अंतर आणविक आकर्षण बल शून्य होता है। यह आदर्श गैस समीकरण का पालन करता है। PV बराबर NRT। यहाँ पे P दाब है, V आयतन है, N मोल की संख्या, R सार्वभौमिक गैस स्थिरांक और T तापमान है। एक वास्तविक गैस उच्च तापमान और निम्न दाब पर लगभग एक आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है, जहां अंतर आणविक बल गैस परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य होता है। गैस का नियम क्या है? बॉयल का नियम 1662 में आया था। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर दबाव और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। P1V1 बराबर P2V2। स्थिर तापमान T पर जैसे जैसे दाब बढ़ता है, आयतन बढ़ता रहता है। वास्तविक गैस उच्च तापमान और निम्न दबाव। चार्ल्स का नियम 1887 में आया था। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर तापमान और आयतन एक दूसरे के सीधे समानुपाती होते हैं। V प्रोपोर्शनल टू T। V1/T1 बराबर V2/T2। स्थिर दाब P पर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, आयतन भी बढ़ता है। गे-लुसाक का नियम 1808 में आया था। गे-लुसाक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर दाब और तापमान एक दूसरे के सीधे समानुपाती होते हैं। V प्रोपोर्शनल टू T। P1/T1 बराबर P2/T2। स्थिर आयतन V पर जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, आयतन भी बढ़ता रहता है। अवोगाद्रो का नियम 1811। अवोगाद्रो का नियम यह कहता है कि स्थिर तापमान और दाब की स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। दूसरे शब्दों में, जब तापमान और दाब स्थिर होते हैं तो गैस का आयतन गैस के मोलों की संख्या के साथ सीधे अनुपात में होता है। V1/N1 बराबर V2/N2। गैस की तरल पदार्थों में घुलनशीलता तापमान में इस कमी के कारण बढ़ जाती है।